हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों ये है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी 90 डेज टारगेटेड बैच, जिसमें हम लोग स्पीडी साइंस एनालिसिस करते हैं। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट पेपर 10 पे। और ये हमारा इसका उद्देश्य क्या है कि इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो चारों ऑप्शन रहते हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों ये रेलवे एनटीपीसी जो आपका टारगेट है 90 डेज का, इसमें इसके पहले वाला जितना भी वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नित्य एग्जाम पॉइंटर आपके अपने चैनल पे चल रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की क्लासेस मॉर्निंग में सुबह 10 बजे से। इसके अलावा वहाँ पे सारी चीज़ें, इस समय कृषि विज्ञान चल रहा है, फिर ऐसे ही आपका डिफेंस सेक्टर चलेगा, अंतरिक्ष विज्ञान चलेगा, रक्षा अनुसंधान विज्ञान चलेगा, वनस्पति विज्ञान चलेगा, कंप्यूटर साइंस, इस तरीके की क्लासेज आपकी सुबह वाले सेशन में सुबह 10 बजे से आपकी लाइव क्लासेस सुरेश और सर के द्वारा चलेंगी। तो आप एक बार वहाँ पे क्लासेज लो, फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करो, आप देखो कितना आपका रिवीजन होगा। इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है कि आपको 1992 से लेकर 2019 तक ये जितने ईयर हैं, हर जैसे 92 से लेकर एक दिन में शुरू किए 95 तक, 1995 तक जितने पेपर हुए हैं उसको देख लें। अगले दिन आप 95 से 98 तक देख लें। तो आप फिर अगले दिन 1999 से आप 2001 तक देख लें। इस तरीके से आप करते रहें तो देखें आपका बार बार जो क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर के पेपर वो रिवीजन आपका होता रहेगा। इसके अलावा इन्हीं सब प्रश्नों को पीछे मॉडल सेट के रूप में दिया हुआ है, लगभग 250 से 300 करीब मॉडल सेट हैं। उनको 6 करके आप रीडिंग करते रहें उसका, ठीक है। एक दो काम ये आपका होमवर्क हो गया। तीसरा काम, आप मॉर्निंग में क्लास लीजिए। चौथा काम, आप जो ये साइंस एनालिसिस किया जा रहा है इसको देखिए, ओके। इसके अलावा आपकी मैथमेटिक्स वाली क्लास चल रही है, जिसको आप ज़रूर फॉलो करें। और जो रेलवे के क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान आसान अच्छे अच्छे, केवल कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन रहते हैं, उनको देखिए। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ें, ठीक है। आसान क्वेश्चन आता है, आप उसी को सॉल्व करें। जो रेलवे के क्वेश्चन अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर के, उन्हीं की प्रैक्टिस करें। यही और एस्पेक्ट आपका होना चाहिए रीजनिंग के लिए, इसी तरीके से आप करें। बाकी आपका स्टैटिक पोर्शन, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे यहाँ कवर हो भी रही हैं। साथ ही जब एग्ज़ाम और थोड़ा नज़दीक आएगा वहाँ और कवर हो जाएगा। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के चक्कर में मत पड़ें, वो आपका आसानी से कवर कर दिया जाएगा। इसलिए आप पहले साइंस, और इसी में बहुत सारा पोर्शन आपका कवर कर लेंगे। कंप्यूटर साइंस, उसके बाद डिफेंस, अंतरिक्ष, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, इसको बस फॉलो करते रहें। तो आज हम लोग टेस्ट पेपर 10 करेंगे, ये यहाँ पे अलग से दे दिया है। इसके बाद अगला जो आपका क्लास होगा, जब हम टेस्ट पेपर 11 पे चलने से पहले हम लोग फिजिक्स पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स पूरा डीप मैं आपको 2-3 लेक्चर में उसको हमें पढ़ाना पड़ेगा फिर से। तो आप सोचो, एक बार आपने सुरेश्वर सर का क्लास लिया, दूसरी बार यहाँ लेंगे, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड जो रहेगा, तो आपका रिवीजन होगा वो सारी चीज़ें। तो आप देखो, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप महारथी बनोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है, ठीक है। ओके दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं टेस्ट पेपर नंबर 10 में कौन कौन से प्रश्न हैं और उनका एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है, जी की इकाई क्या है। तो सबसे पहले आप देखो जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण स्थिरांक है। और इसका दिया था न्यूटन ने कि जो बल होता है एफ, ये ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड हो उनके बीच यही फोर्स काम करता है। और ये किसके, इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब m1 m2 के अनुक्रमानुपाती, और इनके दूरी। यदि आप बताओ ज़्यादा दूर होंगे तो इनके बीच बल क्या होगा, कम लगेगा, और कम दूरी कम होगी इनके बीच तो ज़्यादा बल लगेगा ना। तो इसका मतलब कम दूरी ज़्यादा बल, ज़्यादा दूरी कम बल। देखो ये व्युत्क्रमानुपाती हुआ, तो इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती वाला चिन्ह लगा। जब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगाते हैं, हटाते हैं, तो एक जी लिख देते हैं। इसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण स्थिरांक, और इसी का ये इकाई पूछा है। तो आप बताओ, यदि हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, इसको दिया था न्यूटन ने, F=g m1m2/r²। यदि इस हिसाब से बल का न्यूटन ने दिया था, एक फार्मूला F=ma, एक ये भी फार्मूला है, m यहाँ द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है।
तो त्वरण का क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, मतलब v/t। वेग का क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय, एक समय यहाँ हो गया, एक समय और है t, इसका मतलब मीटर। दूरी को लंबाई में मापते हैं मीटर में और समय को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने F, इसका हो गया न्यूटन, और यहाँ जो मीटर स्क्वायर था ये गुणा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो किलोग्राम M1 M2 इसका भी किलोग्राम और इस वाले M2 का भी किलोग्राम, तो ये बटे में आ जाएगी, क्या हो जाएगा, अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो जी की इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ देखो न्यूटन मीटर किलोग्राम दिया है तो होगा नहीं, ये जो सी वाला ऑप्शन देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, यही जी की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसी के मात्रक बोलते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि किलोग्राम का मैंने क्यों इस तरीके से मात्रक ले लिया। तो मात्रक क्या होता है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं उनको मापने के लिए कोई ना कोई इकाई है, जिसमें से 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने मूल मात्रक उन्हें बोलते हैं जिनको किसी अन्य मात्रक से नहीं बनाया जा सकता है, ये अपने आप में मूल होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मूल होते हैं, बाकी जितने भी मात्रक इन सातों को छोड़ करके इन्हीं सातों मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपका जैसे द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान आप कहते हो ना 2 किलो चीनी, 3 किलो चीनी, इसको किस में करते हो, किलो में, केजी में, किलोग्राम में, तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम। दूसरा हो गया आपका लंबाई या दूरी, लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर, मीटर में मापते हैं। फिर समय को भी देखा जाता है, समय को किस में मापा जाता है, समय को सेकंड में, ये हो गया तीसरा। तो चौथा आपका हो गया ताप, ताप को किस में मापा जाता है, केल्विन में, टेम्परेचर को केल्विन, ठीक है। ये इसका मेन मात्रक है, ये चौथा हो गया। पांचवा आपका जो है धारा, जो करंट बहती है, धारा को एम्पियर में मापते हैं, किस में, एम्पियर में, ये हो गया पांचवा। छठवां आपका कौन सा हो गया, छठवां हो गया ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडला, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता किस में मापते हैं, कैंडला, ये ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक हो गया। इसके बाद आता है मोल, जो क्या होता है, एक मात्रक होता है मोल, जिसमें किसी भी अणुओं की जो संख्या होती है, जब केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये मोल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये आपका 7 मात्रक हो गया, ये मोल मात्रक है पदार्थ का, कुछ इस तरीके से होता ही, 7 मात्रक होते हैं, ठीक है। अब इनको दिखाने के लिए, जैसे किलोग्राम को दिखाने के लिए हम लोग, तो एक तो ये लिखा जाता है किलोग्राम, दूसरा एक बीमा होती है। बीमा क्या होता है, इनको दिखाने के लिए कुछ साइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्रव्यमान को दिखाने के लिए m का यूज किया जाता है, लंबाई को दिखाने के लिए l का, समय को दिखाने के लिए t का, और धारा को दिखाने के लिए a का प्रयोग किया जाता है। बस इन्हीं चारों से मिला करके बीमीय सूत्र बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी आगे मिलेंगे बीमीय सूत्र। तो आपका जी की इकाई क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। कुछ और एसआई यूनिट यदि आपको देखना तो आइए देखते हैं कुछ और एसआई यूनिट के बारे में। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कुछ भौतिक राशियों के बारे में और इनके जो मात्रक हैं उनके बारे में। बहुत सारे मात्रक होते हैं लेकिन सभी को आपको नहीं जानना है, कुछ चीज़ों को जानना है। जैसे चाल और वेग, वेग में क्या होता है, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, इसलिए वेग आपका क्या है, सेम वही चीज़ होता है लेकिन वेग में डायरेक्शन भी होता है, इसलिए सदिश राशि है। अच्छा, आप सदिश और अदिश भी जान लो क्या होता है। जैसे सदिश राशि क्या होता है कि जिसमें परिमाण तो बताना पड़ता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर दिशा में गया या दक्षिण दिशा में, दिशा भी जब बताते हैं परिमाण के साथ साथ, तो वो सदिश है, मतलब दिशा के साथ में। वो अदिश राशि उन्हें बोलते हैं जिसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यदि हम कहें कि ऊर्जा, कभी आप ये कहते हो 4 जूल उत्तर या दक्षिण, नहीं, तो इसका मतलब ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, अदिश राशि। लेकिन यदि हम वेग को कहें, वेग, चाल को नहीं, वेग हमेशा क्या होता है, उत्तर दक्षिण, जो कुछ भी डायरेक्शन बताना पड़ता है, तो ये क्या है, सदिश राशि है। ऐसे ही त्वरण क्या है, त्वरण, ये भी क्या है, ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये भी क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। जैसे बल कई दिशाओं में लगा सकते हैं, उत्तर दिशा में लगा रहे, वो विपरीत बल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, तो बल भी क्या हो गया, सदिश राशि। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की भी ज़रूरत होती है उनको सदिश राशि बोलते हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं होती उनको अदिश राशि कहते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं हम लोग कुछ जो मात्रक हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आपको मैंने अभी बता दिया, जो चाल है उसका क्या होता है,
दूरी बटे समय आपने देखा, दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक होता मीटर और समय का होता सेकंड, तो इसका क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड। इसी में जब जो वेग परिवर्तन की दर जब कभी हम निकालते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो एक टाइम और आ जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया, ये त्वरण का मात्रक होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका जो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका चाल और वेग का मात्रक दिया मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ देखिए त्वरण का मात्रक दिया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका भी मान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि पृथ्वी के कारण जो एक त्वरण लगता है, बल लगता है नीचे की ओर, यही क्या है गुरुत्वीय त्वरण, इसको जी के रूप में दिखाते हैं। तो इसी के कारण किसी भी वस्तु का जो वेट होता है, जो भार होता है, वो दिखता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही। इस जी की वैल्यू सुरेश्वर सर ने आपको बताया था कि ध्रुवों पे क्या होता है, भूमध्य रेखा पे क्या होता है, ऊपर जाने पे क्या होता है, या नीचे जाने पर क्या होता है। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो वो क्या होता है, घटता है, जी का मान घटता है। अच्छा, चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है पृथ्वी के 1/6 होता है। यदि कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर 60 किलोग्राम का, यदि चंद्रमा पे जाए तो 1/6 हो जाएगा, मतलब उसका वजन 10 kg ही रहेगा। तो ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए दे दिया कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 90 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पे क्या होगा, तो 1/6 1/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां हिस्सा होता है। 6वां हिस्सा का मतलब 1/6 होता है। तो जैसे 1/6 करोगे, 15 छक्का 90, मतलब 15 किलो का वहाँ पे उसका वजन होगा। ठीक है। ऐसे ही जब हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष में जी का मान 0 होता है, और जैसे ही W = mg आप करते हो, जी का मान 0 कर दिया आपने, तो ये पूरा मान भी 0 हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वहाँ पे भार शून्य होता है, इसलिए वहाँ पे आदमी ऐसे उड़ते रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे जी का मान शून्य होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं जैसे चुंबकीय ओके संवेग देखते हैं। संवेग क्या होता है, ये आपका द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग क्या होता है, P द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे किलोग्राम हो गया, और चाल का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये संवेग का क्या हो गया, मात्रक हो गया। इसी तरीके से आवेग भी होता है, वो संवेग के अकॉर्डिंग ही सेम, उसका भी यही मात्रक लगभग होता है। तो संवेग और आवेग दोनों सेम चीज़ होती हैं। ठीक है, संवेग और आवेग दोनों चीज़ सेम होती है। इसका भी मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ओके, अच्छा, इसी का यदि बीमार लिखना हो तो किलोग्राम का आपको मैंने बताया था m से, मीटर को l से, और समय को t से। तो बटे t करोगे, t ऊपर जाता है। कोई भी चीज़ यदि बटे में है, जैसे 1/t², यदि इसको हम ऊपर में ले जाएं तो ये घाते जो होती है, घात इसके ऊपर, ये माइनस में हो जाता है। यदि माइनस है तो ऊपर जाएगा तो ये t² प्लस में हो जाएगा। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी तरीके जब सेकंड ऊपर जाएगा, मतलब t ऊपर जाएगा, तो t-1 हो जाएगा। तो mlt माइनस क्या हो जाएगा, mlt-1। ये क्या हो जाएगा, आवेग या संवेग का विमीय फॉर्मूला हो गया। ये मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब यहाँ पे आपको बल क्या होता है, F = ma आपको बताया था। m क्या है, हो गया किलोग्राम, और इसका a त्वरण है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक एक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही भार का भी मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भार हो गया। श्यानता गुणांक क्या होता है, श्यानता ये पॉइज होता है, आपने देखा होगा, जैसे शहद और एक पानी। आप बताओ यदि यहाँ पे कोई चीज़, एक मटर का दाना डालो और पानी में डालो, तो कोई चीज़ या सिक्का एक डालो यहाँ पे पानी में, तो सबसे पहले किस में ज़्यादा डूबेगा, तो आप कहोगे पानी में ज़्यादा डूब जाएगा, शहद में कम। तो जिस चीज़ का घनत्व ज़्यादा होता है वो उसके अंदर जाने से क्या करता है, प्रतिरोध करता है, रोकता है उसको। ठीक है, तो वही उसका श्यानता गुणांक होता है। तो श्यानता गुणांक को श्यानता कहलाती है, वही उसको निकालते हैं जो उसका एसआई मात्रक होता है, पॉइज। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, पॉइज होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक, और बल या भार का, इसको न्यूटन, बल को क्या बोलते हैं, न्यूटन में मापते हैं। ठीक है, और कार्य या ऊर्जा को जूल में मापते हैं। अब ये जो वर्क होता है या जो कार्य होता है, ये प्रति सेकंड किस हिसाब से कर रहे हो, यही आपकी क्या होती है, शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, शक्ति। तो इसको वाट ने खोजा था, तो इसका एक मात्रक वाट भी है, और डब्ल्यू का मात्रक जूल हो गया, जूल, और टी का मतलब समय, तो जूल प्रति सेकंड। तो एक मात्रक जो है शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है, और एक क्या होता है, वाट भी होता है। यहाँ पे कोणीय वेग का मतलब क्या होता है, जैसे रेखीय वेग, ये दूरी, ऐसे कोण में कितनी दूरी चली है, ये कोणीय वेग, ये कोणीय दूरी अपॉन
टाइम, तो इसको बोलते हैं स्टे रेडियन में मापते हैं, स्टे रेडियन अपॉन टाइम, टाइम को सेकंड में मापते हैं। तो जो कोणीय वेग है आपका यहाँ पे रेडियन प्रति सेकंड हो गया। विद्युत ऊर्जा या कोई भी इसका एक मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक में आप जानते हो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक मात्रक होता है। उसके बाद हम लोग अभी ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अभी जी का मान हमने देखा था न्यूटन, और आर स्क्वायर जब इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, तो ये आपको मैंने अभी बताया था। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स इसका मात्रक वेबर होता है, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने खोजा था, तो वेबर। और चुंबकीय प्रेरण क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब एकांक क्षेत्रफल पे जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसी को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो इसका हो गया चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, और इसका हो गया प्रति मीटर स्क्वायर, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको टेस्ला भी कहा जाता है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण, प्रेरकत्व की खोज की थी हेनरी ने, और उन्हीं के नाम पे इनका मात्रक है हेनरी, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, जब किसी तार में धारा बहती है तो कुछ ऊर्जा क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ गर्म हो जाता है ना, हीट, तो ये जो है इस धारा को बहने से रोकता है, तो वही क्या कहलाता है, वही प्रतिरोध, नाम से दिख रहा प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, इसकी खोज की थी ओम ने, इसलिए इसका मात्रक ओम होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ताप का मैंने बताया था केल्विन। उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, ठीक, उष्मा का कैलोरी होता है। पृष्ठ तनाव, जैसे आपको मैंने बताया था, ये कुछ जो द्रव होते हैं, द्रव की एक क्वालिटी होती है कि वो सिकुड़ करके कम से कम स्थान घेरना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं आपका टेंशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो एकांक, यदि कोई ऐसे काल्पनिक रेखा मान लिया जाए, इस पे एकांक लंबाई पे जो बल लगता है, मतलब F/L, ये क्या है, पृष्ठ तनाव है। तो इसका मात्रक न्यूटन हो गया, और L लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर किसका हो गया, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक हो गया। इसके अलावा आपका दाब क्या होता है, यही जब बल एकांक क्षेत्रफल पे लगता है इसी को दाब बोलते हैं, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति क्षेत्रफल का, देखो क्षेत्रफल क्या होता है, जब दो बीमा को गुणा करते हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई, तो क्षेत्रफल होता है, और तीन को जब गुणा करते हैं तो आयतन होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब इसका आयतन का क्या होगा, मीटर क्यूब, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, 3 बार किए तो मीटर क्यूब हो गया, इसका मीटर तो मीटर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल का जो SI मात्रक मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके अलावा जो दाब है इसका मात्रक पास्कल भी होता है, पास्कल, और इसके अलावा इसको हम लोग अर्ग में भी देखते हैं। 1 पास्कल बराबर होता है 10⁵ अर्ग, ओके, अर्ग में भी मापते हैं, ओके। इसके बाद आपकी आवृत्ति, चुंबकीय क्षेत्र, ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वही क्षेत्रफल वाला आपको मैंने बताया था। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में आपको बताया था। इसके बाद दूरी, प्रकाश वर्ष को मापने की दूरी है, और समुद्र की गहराई फैदम में, और फैदोमीटर भी इसी से होता है, जो फैदोमीटर जो समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र, उसको फैदोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं इसको आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है इसको मैं बता भी दूंगा एक बार, और इसको आप पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा कि क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, इन सबका दिया हुआ एक बीमा है, MLT। देखिए MLT और A इन्हीं के चारों के रूप में, MLT और A इन्हीं चारों के रूप में यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। जब इन चारों के रूप में सारे उसको लिखा गया है तो इसको बोलते हैं विमीय सूत्र, ठीक है। तो हर चीज़ का विमीय सूत्र होता है। अभी आगे हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जैसे यदि आपको फार्मूला कुछ चीज़ों का पता है तभी आप अच्छे से कर पाओगे। आपको नहीं पता फार्मूला, जो तनाव होता है या बल होता है वो क्या है, वो बल ही है, और बल को आप बोलते हैं MA होता है। M का द्रव्यमान का M होता है, किलोग्राम का ना M होता है, और त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर को किस में नापते हैं, मीटर को नापते हैं आप लंबाई में, और T स्क्वायर ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड को T में, तो T जब ऊपर जाएगा तो -2, तो MLT -2 किसका हो गया, बल का विमीय सूत्र। तो आप यहाँ पे देखिए, देख रहे होंगे बल का MLT -2। ऐसे ही भार का भी MLT -2। भार क्या होता है, जब वही चीज़ त्वरण की जगह पे G हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण जब हो जाता है mg, तो वही क्या कहलाता है, फिर वो भार कहलाता है, ठीक है।
ये भार जो है अलग अलग जगह पे जो द्रव्यमान होता है वो तो नियत रहता है, द्रव्यमान नियत रहता है, लेकिन ये जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है जी पे, और इस कारण से भार अलग अलग होता है। जैसे ये कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान मान लीजिए 60 किलो का है, तो यहाँ पे तो ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ये 60 केजी है किसी व्यक्ति का यहाँ पे भार। यदि वो चंद्रमा पे जाए तो उसका भार कितना हो जाएगा, 10 केजी हो जाएगा ना। तो देखो भार है यहाँ पे 60 है, वहाँ 10 हो जाएगा। तो भार चेंज होता रहता है, वो किस पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। क्योंकि चंद्रमा का जो जी है वो पृथ्वी के जी का 1/6वां हिस्सा होता है, मतलब 1/6 होता है। तो 60 का 1/6 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। तो ये वेट जो है, जो भार होता है और जो ऊर्जा होती है या जो कार्य होता है, ये सब क्या होते हैं, ये दोनों ये सब सेम होते हैं, ठीक है। और दाब क्या होता है, ये जो बल होता है, बल न्यूटन एफ, ये एकांक क्षेत्रफल पे जो बल लगता है वो दाब कहलाता है। ये अभिलंब की ओर लगता है, हमेशा नीचे की ओर लगता है, ठीक है, उसके लंबवत लगता है ये दाब। इसीलिए ये एक अदिश राशि है, ये फिक्स रहता है कि भाई जब हम जानते हैं कि दाब की परिभाषा में कि ये हमेशा अभिलंबवत लगता है, लंबवत लगता है, तो जाहिर सी बात है इसको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये एक अदिश राशि है। इसके बाद आप शक्ति क्या होता है, शक्ति जो ये कार्य होता है, कार्य W, ये समय के अकॉर्डिंग कार्य करने की दर जो होती है या ऊर्जा, ये क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। इसको वाट में डिफाइन करते हैं, किसमें, वाट, या इसके अकॉर्डिंग देखें तो जूल, कार्य का या ऊर्जा का जूल होता है, जूल प्रति सेकेंड, समय का टी, तो जूल प्रति सेकेंड इसका एक मात्रक शक्ति का और भी होता है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक और इन सभी का गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, यही जी का मान यहाँ पे ये बीमीय सूत्र में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और आपकी इस बुक में इस पीडी वाले सारा चीज़ है, आप इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्हीं को केवल आप पढ़ेंगे और बस उतने से आपका काम हो जाएगा। जब मैं फिजिक्स वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स में ये सारी चीज़ें बीमा और इन सब के बारे में डिस्कशन करूंगा। साथ ही सुरेश्वर सर ने जो फिजिक्स वाली क्लास ली है उसमें बीमा और इन सब के बारे में अच्छे से बताया, इसलिए वो क्लास आप जाके अच्छे से ले लें। यहाँ पे चूँकि साइंस एनालिसिस हो रहा है इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि आपको मैं रिकॉल करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस सेट में दी हुई हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग कुछ प्रश्न पे चलते हैं, वहाँ पर हम लोग इस हिसाब से अपनी चीज़ों को टैकल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न नंबर 2 है, आवेग किस चीज़ का माप है। आवेग माप है तो द्रव्यमान का तो है नहीं, गति की मात्रा का तो है नहीं, वेग का तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है भार का, ठीक है। आवेग या संवेग आप जानते हो mv ना, द्रव्यमान गुणे वेग एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पे चाल और द्रव्यमान का गुणनफल इसी को, ठीक है, आवेग, तो ये भार का माप है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, भार। फिर अदिश राशि कौन, आपको मैंने बताया था अदिश और सदिश राशि, जिसमें दिशा भी चाहिए वो सदिश, मतलब दिशा के साथ, तो सदिश, और जिसमें दिशा नहीं चाहिए उसको व्यक्त करने के लिए तो वो अदिश राशि। तो यहाँ पूछ रहा अदिश राशि कौन है, तो आप बताओ। संवेग में बताना पड़ता है ना वेग, क्योंकि वेग क्या होता है, डायरेक्शन को दिखाना पड़ता है, ये सदिश राशि है तो संवेग भी क्या होगा, सदिश राशि। त्वरण में भी क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ये त्वरण हो गया। बल आघूर्ण में भी क्या है, बल किस दिशा में कैसे लगा रहे हो, ये बल आघूर्ण। जाहिर सी बात है अदिश राशि कौन होगी, ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए कभी आपने सुना नहीं होगा 4 जूल ऊर्जा या इस तरीके से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि सदिश राशि कौन सा है। इसमें तापमान, टेम्परेचर को कभी आपने दिखाया है कि ये उत्तर दक्षिण या इस तरीके से नहीं दिखाया, इसका मतलब ये अदिश राशि है। ऊर्जा भी अदिश राशि है। दाब आप जानते हो हमेशा लंबवत लगता है, ये करेक्ट है, ये अंडरस्टूड है इसके डिफिनीशन में, इसका मतलब इसमें भी बताने की जरूरत नहीं होती है, इसका मतलब ये भी अदिश राशि है। तो जाहिर सी बात है संवेग बचा है, आपका सदिश राशि कौन सा हो गया, संवेग हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे देखते हैं। अदिश एक प्रमात्रा जिसमें परिमाण होता है अदिश, लेकिन क्या नहीं होता, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होता है, उसको अदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें दिशा होता है उसको सदिश राशि बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृष्ठ तनाव की बीमा क्या। पृष्ठ तनाव आपको मैंने बताया था कुछ चीज़ें, जैसे ये बल है, बल, इस बल को यदि एकांक लंबाई पे, सिंपली हमने बताया था कि जो द्रव का गुण होता है वो क्या होता है कि छोटे से क्षेत्र में गोल गोल अपने आप को कम से कम आयतन में अपने आप को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, तो जो गोले के रूप में होता है यही सबसे कम क्षेत्रफल लेता है, ठीक है। बाकी आयत, घन या घनाभ, इस तरीके से बहुत सारी होते हैं।
आकृतियाँ, उसमें ये कन्वर्ट नहीं होता गोला ही, क्योंकि ये गोला कम से कम स्थान घेरता है, तो ये इसी रूप में कन्वर्ट होने का प्रयास करती हैं। तो इसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। ये जो इनका गुण होता है द्रव का, इसी को पृष्ठ तनाव बोलते हैं। या ये बोलें कि एक काल्पनिक रेखा है और इसके ऊपर जो बल लगता है, मतलब F/L, यही क्या है, पृष्ठ तनाव। तो F का आप जानते हो न्यूटन होता है और L लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। अब आप बताओ न्यूटन का यदि आप जानते हो बल का mg होता है, mg मतलब द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, और g मतलब गुरुत्वीय त्वरण मतलब LT-2, और किलोग्राम को किस में, बीमा के रूप में निकालना ना, तो m से दिखाते हैं, मतलब एक हो गया mLT-2, ये हो गया बल का। और तो जैसे ही आप mLT- बल का आपने जान लिया कि mLT-2 होता है, और जैसे ही बटे आप L करोगे L कट जाएगा, इसका मतलब m L⁻⁻⁻, T-2। देखिए यहाँ कहाँ मिल रहा है, m L⁻⁻⁻, T-2। यहाँ देखिए बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है m L⁻⁻⁻, T-2। तो पृष्ठ तनाव की बीमा यही है। यदि इसी फोर्स के साथ में, यदि बल के साथ में क्षेत्रफल को ले लें, तब ये दाब कहलाता है, दाब कहलाता है। ओके, तो ये हो गया आपका दाब। यदि इसी बल के साथ में यदि हम दूरी के साथ गुणा कर दें, तो यही क्या कहलाएगा, वर्क, कार्य या ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है। तो न्यूटन मीटर ये क्या हो जाएगा, गुणा है ना, न्यूटन और दूरी का क्या हो गया, मीटर, तो ये हो गया कार्य। ओके, यदि इसी कार्य को यदि हम T से भाग कर दें, तो ये शक्ति कहलाता है। इतनी सारी चीज़ें आप धीरे धीरे फॉर्मूला जानो, क्योंकि यदि आपको जब फिजिक्स में पढ़ाएंगे हम, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आपको लगाना भी, न्यूमेरिकल भी आता है, रेलवे में कभी कभी आता है, ठीक है। जो पिछला ट्रेंड था उसमें पूछा गया था, इसलिए इसको भी छोटे छोटे फॉर्मूले जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पृष्ठ तनाव की बीमा क्या हो गई, mLT-2। फिर आ गया बल का CGS मात्रक क्या, तो बल का एक तो मात्रक हो गया SI मात्रक न्यूटन, दूसरा होता है डाइन क्या है, बल का CGS मात्रक होता है, मतलब SI मात्रक से छोटा होता है, ठीक। केल्विन क्या है, SI मात्रक किसका, ताप का, और डेसिबल किसका मात्रक है, ध्वनि की तीव्रता का। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में, केल्विन से मापा जाता है ताप को। फिर आपका ये इतनी सारी चीज़ें। ओके दोस्तों, अब अगला आपका प्रश्न है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो आपका 0.01 मिलीमीटर। ओके, अब ये मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में होता है 1/1000 मीटर, मतलब मीटर का 1000वां हिस्सा क्या कहलाता है, 1 मिलीमीटर कहलाता है, ठीक। तो ये 0.01, 3 तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 10⁻³ और आ जाएगा, और ये 10⁻³ है। इसका मतलब 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 × 10⁻⁻6 मीटर के। ये आप जानते रहो, ठीक है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 × 10⁻⁻6 मीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन आप यहाँ पे देख लो, वजन जब निकालते हो W, तो क्या निकालते हो आप, F इंटू ये यहाँ सॉरी M इंटू G। यदि द्रव्यमान 1 हो जाए तो G का मान कितना होता है, 9.8 न्यूटन, यही तो आएगा 9.8 न्यूटन। तो 1 G का मान कितना हो गया, 9.8 न्यूटन। तो 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। ओके, न्यूटन बल का मात्रक होता है। अब जूल बराबर किसके होता है। अब देखो 2-3 चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक तो बल, फोर्स जिसको बोलते हैं, फोर्स का मात्रक न्यूटन हो गया। फिर उसके बाद बल के बाद ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। ये जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे जूल। तीसरा एक आता है उष्मा। उष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। तो इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। बल का मात्रक न्यूटन, ऊर्जा का मात्रक जूल, उष्मा का मात्रक कैलोरी, और एक होता तापमान। ताप का मात्रक क्या हो गया, केल्विन। तो ये चारों में आपको कंफ्यूज मत होइएगा, उष्मा और ताप में, ठीक है। तो उष्मा का मात्रक कैलोरी, ऊर्जा का मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन, ताप का मात्रक केल्विन। ओके, अब ये जो जूल है, जो कार्य का या ऊर्जा का जो मात्रक जूल, इसको अर्ग में भी मापते हैं। तो 1 जूल बराबर होता है 10⁵ अर्ग के। किसके,
10⁵ अर्घ के। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर, शक्ति क्या होती है? शक्ति कार्य करने की दर आप बोल सकते हो, या ऊर्जा की दर। दर को निकालने के लिए समय हमेशा नीचे आ जाता है, तो W/T कर दो तो यही मिल जाएगा शक्ति। अब ये शक्ति को खोजा था वाट ने, इसलिए इसका एक मात्रक वाट भी होता है शक्ति का, ठीक है। इसके अलावा W/T से क्या मिल गया? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड, W मतलब कार्य या ऊर्जा कह सकते हो, इसका हो गया जूल, और समय का हो गया सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे देखो कि 1 हॉर्स पावर में कितने जूल होते हैं, तो एक अश्व शक्ति किसका एकक है? तो ये किसका अश्व शक्ति किसका एकक है? शक्ति का एकक है। किसका है? शक्ति का एकक है। ओके, अश्व शक्ति। और कितने होते हैं? 746 वाट। भाई शक्ति का मात्रक वाट होता है नॉर्मली, तो 746 वाट को जैसे एक केला मतलब एक, लेकिन 12 केले को क्या बोलते हैं? दर्जन बोलते हैं ना। तो ऐसे 746 वाट को क्या बोलते हैं? 1 हॉर्स पावर। जितने भी इंजन होते हैं उनका हमेशा जो पावर होती है, शक्ति जो होती है, वो हॉर्स पावर के रूप में ही होती है, ठीक है। कि इतने हॉर्स पावर का है, ये है, फलाना है, धमाका, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो अश्व शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। जो सूर्य का प्रकाश है, यदि ये निर्वात में चले, इसकी मात्रक बताओ, इसका कितनी चाल होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल है, ये 1 सेकेंड में इतना चलती है। तो आप बताओ साल भर में जितना ये दूरी ट्रेवल करेगी, ठीक है, वही क्या होता है? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी की इकाई है। नाम से वर्ष से लग रहा है जैसे समय की इकाई, लेकिन ये किसकी है? दूरी की। इसके अलावा दूरी की और इकाई होती है पारसेक। पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष को क्या बोलते हैं? पारसेक, ठीक है। तो ये आपका एक और हो गया पारसेक, और खगोलीय दूरी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, एक बार बराबर होता बार। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो दाब होता है, दाब क्या? बल। एकांक क्षेत्रफल पे जो बल लगता है वही दाब कहलाता है। यहाँ से यदि एक एसआई मात्रक देखें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। भाई एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक ये हो गया। साथ ही इसकी खोज की थी पास्कल ने। किसने? पास्कल ने। तो दाब का एक मात्रक क्या होता है? पास्कल भी होता है, ठीक है। तो इसी पास्कल को जो एक बार होता है, एक बार किसको बोलते हैं? तो 10⁵ जो आपका 10⁵5 पास्कल है, इसी को बोलते हैं एक बार बराबर। तो एक बार बराबर हो गया 10⁵5 पास्कल, ठीक है। 10⁵5 पास्कल को एक बार कहते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? आपको मैंने बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो इसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश, इसमें 7 रंग होते हैं, जिसको बोलते हैं विवग्योर। आपको सुरेश्वर सर ने पढ़ाया रहा होगा ये विवग्योर। यहाँ से देखिए, वायलेट, इंडिगो और विव, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों की जैसे एक चक्कर इस तरीके से तरंग चलती है मान लीजिए, तो एक चक्कर में ये देखिए, एक चक्कर इसने पूरा किया, यहाँ से फिर अगला चक्कर शुरू हुआ ना, तो एक चक्कर में ये जितनी दूरी ये होती है, यही इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, लंबाई। मतलब तरंग दैर्घ्य किसकी? लंबाई की मात्रक होती है। तो ये हमेशा जो एंगस्ट्रॉम में ये मापा जाता है, किसमें? एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और ये किसकी होती है? तरंग दैर्घ्य की होती है। किसकी होती है? तरंग दैर्घ्य की होती है। ये हो गया आपका एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है? तरंग दैर्घ्य। समय को करने के लिए क्या है? सेकेंड। द्रव्यमान को किलोग्राम, और बल को न्यूटन या MA से। द्रव्यमान का क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी होता है, ठीक है। ये त्वरण का होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका होता है? त्वरण का मात्रक होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये भी बल का मात्रक है। न्यूटन भी बल का ही मात्रक होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न ही आपका आ गया कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट। वाट मतलब शक्ति। जो कार्य होता है या जो ऊर्जा होती है
उस समय के अकॉर्डिंग जो कार्य करने की दर है वही क्या है, शक्ति। आप बताओ, यदि आप फास्ट काम कर रहे हो इसका मतलब आपकी शक्ति क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप याद करते हो। तो 746 वाट को क्या बोलते हैं, 1 हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 16, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। लेंस आप जानते हो दो प्रकार के लेंस, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। उत्तल और अवतल, ये जो अवतल होता है, पास आओ, पास मतलब निकट दृष्टि दोष और आओ मतलब अवतल लेंस। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल लेंस यूज किया जाता है। पास मतलब निकट, निकट दृष्टि दोष में आओ मतलब अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस यूज किया जाता है। अच्छा, निकट कोई वस्तु है तो जाहिर सी बात हो आपको तो बड़ी दिखेगी ही, तो बड़ी दिखेगी। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती। कोई चीज़ दूर से क्यों नहीं दिखती, क्योंकि वो छोटी होगी, छोटी होगी, उसको देखना है तो उसको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने का मतलब अवतल लेंस क्या करता है, प्रतिबिंब को बड़ा करता है। तो आप जान जाओ कहीं भी बड़ा करने की बात आएगी तो वहाँ पे हम लोग अवतल लेंस ही यूज करेंगे। जैसे दाढ़ी बाल बनाने वाला जो नाई होता है वो क्या करता है, उसको भाई बड़ा बड़ा दिखना चाहिए तो अवतल दर्पण यूज करता है। इसके अलावा जो गाड़ियों के बगल में जो शीशे लगे होते हैं, अब यहाँ बताओ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इसको छोटे से शीशे में देखना, इसका मतलब ये तो छोटा कर रहा है, जाहिर सी बात है जस्ट इसका उल्टा यहाँ कौन सा लेंस यूज होगा, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण यूज होगा, दर्पण। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे हेडलाइट आगे की लगी होती है, छोटा सा बल्ब रहता है और लेकिन प्रकाश क्या करता है, पूरे रास्ते भर में ऐसे बिखेर देता है, इसका मतलब ये बड़ा कर रहा है। तो यहाँ कौन सा, अवतल परवलयाकार अवतल दर्पण यूज होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस, नाक कान गला ये क्या छोटा छोटा होता है, इसको बड़ा करके देखना, इसका मतलब कैसा लेंस यूज करेगा। नाक कान गला में दर्पण तो यूज करेगा नहीं, लेंस यूज करेगा तो क्या होगा, अवतल लेंस यूज करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बताया हूँ, फिजिक्स जब पढ़ाएंगे तो वहाँ फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेंस होते हैं, आप जब आँख अपना चेक कराने जाते हो वो आपको देता है ना कि 0.25 का इस तरीके से, तो इसको नापते हैं डायोप्टर में। तो लेंस की जो क्षमता होती है इसको किस में मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। तो वॉट तो शक्ति का हो गया, ऑप्टर किसी का होता नहीं, मीटर लंबाई का हो गया, डायोप्टर किसका हो गया, लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायोप्टर में। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग मतलब एंगल, कोण को मापते हैं स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन में मापते हैं स्टेरेडियन कोण को। अब ये कोणीय वेग, वेग जाहिर सी बात है समय होगा, टी होगा नीचे, तो जाहिर सी बात है इसका क्या हो गया, रेडियन प्रति सेकेंड। तो कोणीय वेग की सही इकाई क्या है, रेडियन प्रति सेकेंड। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, कोणीय वेग है ये। ठीक, तो इसका क्या हो गया, रेडियन प्रति सेकेंड। वेग हमेशा समय के अकॉर्डिंग और त्वरण हमेशा दर को दिखाता है। तो वहाँ दो बार समय आ जाता है, इसलिए बटे में हमेशा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण वाले में। ठीक है, तो रेडियन प्रति सेकेंड किसका हो गया, कोणीय वेग की सही इकाई होगी। कोणीय वेग की बीमा आप हमें बताओ, कोणीय रेडियन का तो आप कुछ ऐसा जानते नहीं हो। ये यहाँ पे ml द्रव्यमान वगैरह तो है ही नहीं, तो कहाँ से ये ml आ गया, यहाँ भी ml आ गया, बी वाले में। तीसरे में देखो 0 मतलब ml नहीं है, और नीचे हमेशा देखो t आता है ना, ये t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, t माइनस। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर हो गया 18 का C। ओके, तो ये इसकी बीमा हो गई। क्वेश्चन नंबर 19, त्वरण की इकाई क्या होती है, अभी आपको बताया, त्वरण मतलब दूरी बटे समय। ये क्या होता है, ये चाल होती है, और इसी को समय स्क्वायर कर दो मतलब चाल में परिवर्तन की दर, तो ये क्या हो जाता है, त्वरण हो जाता है। तो दूरी को मापते हैं मीटर में और समय को सेकंड में, तो क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। अभी आपको मैंने बताया था, ये भी दूरी को मापने का, 3.26 प्रकाश वर्ष को बोलते हैं एक पारसेक। ठीक है, परम दाब क्या होता है, एक गेज दाब प्लस एक बार को, एक गेज दाब प्लस एक बार को क्या बोलते हैं, परम दाब। एक बार किसके बराबर होता है, अभी बताया 10⁵5 पास्कल के बराबर होता है। ये दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, तो एक बार बराबर, एक बार प्लस गेज दाब के बराबर होता है परम दाब, इसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे परम ताप बोलते हैं ना, -273 इसको, सॉरी 273 केल्विन को क्या बोलते हैं, परम ताप बोलते हैं। ऐसे ही आपका क्या हो गया, ये गेज दाब प्लस एक बार बराबर किसके हो गया, परम दाब के। एक फेमटो बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 22, तो फेमटो क्या होता है, 10⁻⁻5 मीटर को, जैसे अभी आपने माइक्रोन किया था, 10⁻⁻6 मीटर को क्या बोलते हैं, एक माइक्रोन बोलते हैं। ऐसे 10⁻⁻15 मीटर को एक फेमटो
बराबर कहते हैं, एक फेम्टो बोलते हैं, एक फेम्टो। और इसी को ये 10 की घाते -10 बोलते हैं, तो ये किसका हो गया, एंगस्ट्रॉम का। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घाते -10 मीटर के। ओके, अब ताप का एसआई मात्रक, ताप टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन, आपको मैंने बताया था। डिग्री सेल्सियस। एंगस्ट्रॉम तो तरंग दैर्घ्य का होता है ना, जो प्रकाश की तरंगे होती हैं, जो ये कलर होते हैं, इनको मापने का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य, और इसको मापते हैं एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 की घाते -10 मीटर के। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, आपको कहाँ गया, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसीबल में। आपको बताया था ध्वनि की तीव्रता मापने का डेसीबल। और ज्योति तीव्रता मापी जाती है कैंडेला में, और शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, ज्योति तीव्रता किसमें मापी जाती है, कैंडेला में। ज्योति तीव्रता किसमें मापी जाती है, कैंडेला में। न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, और जो प्रदीप्त घनत्व होता है, प्रदीप्त, ठीक है, ये प्रदीप्त घनत्व लक्स में मापा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ध्वनि की पिच, तीक्ष्णता। कोई चीज़ तीक्ष्ण लगेगा, इसका मतलब ये तो खूब तेजी से बोल रहा, खूब तेजी से, इस तरीके से ऐसे ऐसे खूब तेजी से कर रहा है, तो आपको पता चलेगा ये तीक्ष्ण होगा। इसका मतलब आवृत्ति, ये जो पर सेकंड जितनी बार ये दोलन करता है या जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, वही उसकी आवृत्ति होती है। तो कोई चीज़ खूब तेजी से, खूब बोल रहा तेजी से, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। कोई चीज़ आराम से बोले तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, तो वही आवृत्ति पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर, ये आपका प्रबलता जो है आयाम पे डिपेंड करता है कि कोई मतलब कितनी तेज, वॉल्यूम बढ़ा दो तो उसकी प्रबलता बढ़ जाएगी, लेकिन यदि उसकी स्पीड बढ़ा दो, खूब तेजी ची 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 बोलता है ना, तो वो उसकी तीव्रता को, तीक्ष्णता को, उसकी पिच को बढ़ाता है। ठीक है, आवृत्ति इसके कारण ऐसा होता है। और आयाम से क्या होता है, आयाम को जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वो उतना ही स्लो होगा और अच्छे से सुनाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27, वेधन क्षमता किसकी, आपको मैंने बताया था अल्फा बीटा गामा 3 किरणें होती हैं, सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है, गामा किरण की होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ही मात्रक होता है, ऊर्जा का ही मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का एक मात्रक आपको बताया मैंने जूल, और जूल से ही एक आपका अर्ग बनता है जो सीजीएस मात्रक होता है, और ऊर्जा का ही मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक आपको वाट मैंने आपको बताया था, विभवांतर का मात्रक आपको वोल्ट होता है, और विभव का तो सेम उसी से आ जाता है विभव का। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं, ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं, जिसमें विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का की इकाई क्या है, तो इसको एम्पियर में मापते हैं। विद्युत धारा कितना करंट बह रहा है, इस करंट को मापने के लिए एम्पियर में यूज करते हैं। जो ये वोल्ट है, वोल्ट, ये वोल्ट विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट का यूज करते हैं। ओम जो है ये प्रतिरोध को, जो धारा बहती है इसको बहने से रोकता है कोई ना कोई चीज़, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध आपको बताया था और आगे पढ़ाएंगे भी फिजिक्स में। तो ये जो आपका प्रतिरोध है इसको मापते हैं ओम। ओम क्या थे, एक साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पे प्रतिरोध का मात्रक है ओम। कूलाम जो है ये आवेश का मात्रक होता है, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं इसमें, कि पॉजिटिव निगेटिव जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उससे संबंधित है ये कूलाम। कूलाम किसका है, ये है आवेश का मात्रक। ठीक है, आवेश का मात्रक कितना होता है, कूलाम होता है। हेनरी जो है ये प्रेरकत्व का मात्रक है, हेनरी। विद्युत धारिता ये आपका सी, इससे अभी नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में आपका वेबर, और प्रतिरोध ओम। तो ये सारी चीज़ें फिजिक्स में और डीपली थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक यहाँ पे मिल गया, कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 32, रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है, तो H2SO4, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, इसी को बोलते हैं मूल रसायन। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, और इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है, ऑयल ऑफ
विट्रॉल, इसी को बोला जाता है। ठीक है, विट्रॉल। जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है यही H2SO4 होता है। और अम्लीय वर्षा के लिए कारक तत्व कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये सब अम्लीय वर्षा कराने के लिए कारक तत्व होते हैं। और ये कहाँ से निकलते हैं? जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो चिमनियाँ होती हैं, वहाँ के धुएं से ये सल्फर डाइऑक्साइड और गाड़ियों से ये निकलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। विटामिन के का रासायनिक नाम आपको मैंने बताया था, रथ पर एक टॉफी। ठीक है, रथ पर एक टॉफी, ABCD होता है ना, ABCDEK, ये विटामिन हो गए। रा से रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। था से थायमिन, विटामिन बी का। ए से एस्कॉर्बिक एसिड। का से कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का। ई से टोकोफेरॉल। और के का क्या हो गया? फिलोक्विनोन। तो विटामिन के का क्या हो गया? फिलोक्विनोन, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का हो गया। नियासिन और बायोटीन, ये आपका विटामिन B5। और इसके अलावा नियासिन, ये सारा चीज़ आपको बताया गया है, एक बार आप देख लीजिएगा विटामिन का। ठीक है, ये हो गया आपका। फिलोक्विनोन जो है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में, जब कहीं कट पिट जाता है उसको जमाने के लिए फिर ये विटामिन के का यूज किया जाता है। अभी ये UPPCS में आया हुआ था प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 34, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। आपको मैंने बताया था कि 2-3 चीज़ें होती हैं, एक तो कास्टिक सोडा, फिर एक होता है खाने वाला सोडा, एक होता है धावन सोडा। तो खाने वाला सोडा का मतलब क्या हुआ? खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा। धावन मतलब धोने वाला, तो Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये धावन सोडा हो गया। कास्टिक सोडा NaOH को बोलते हैं। तो NaCl क्या? सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण नमक बोलते हैं। Na2CO3 क्या हो गया? ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको धावन सोडा बोलते हैं। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को, जहाँ H होता है वहाँ बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको बोलते खाने वाला सोडा, या बोलते इसको बेकिंग सोडा, बेकिंग। ठीक है, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 35, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। और भारी जल का क्या होता है? D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं। ये भारी जल है। और H2O क्या है? जल है। ठीक है, C2O ये सब तो कुछ ऐसा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत धारा किस में मापते हैं? विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से नापते हैं। और वोल्ट मीटर से किसको? विभवांतर को मापते हैं। वोल्ट मीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, एमीटर से। ये विभवांतर हो गया मीटर। एनेमोमीटर, ये आपका जो है जो एनेमोमीटर, ये होता है आपका जो वायु की गति होती है उसको मापने का। और कम्यूटेटर, ये धारा की जो दिशा है उसको चेंज करने के लिए कम्यूटेटर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, डायनमो क्या करता है? डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो आप विद्युत उत्पादन किया जाता है जल ऊर्जा से, ये वहाँ से आता है डायनमो। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर AC करंट को, केवल AC परिपथ में होता है ना, AC परिपथ में होता है ये ट्रांसफार्मर। और ये क्या करता है कि ये लो वोल्टेज हाई में कर देगा, हाई वोल्टेज है तो लो में कर देगा। क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य की किरणों की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो एक्टियोमीटर में मापी जाती है। और केस्कोग्राफ से जो पेड़ पौधे होती हैं उसकी वृद्धि किस मापी जाती है? केस्कोग्राफ से। इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बोस ने की थी केस्कोग्राफ की। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास ये अभिसारी लेंस करता है? अपसारी लेंस किसको बोलते हैं? ये जो अवतल और उत्तल लेंस होता है उसी में से बोला जाता है। तो अभिसारी लेंस मैग्नीफाइंग मतलब बड़ा करने वाला, मतलब ये क्या हो गया आपका? अभिसारी लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम सबसे पहले रोमर ने मापा था, लेकिन न्यूटन ने इसकी वेग बताई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 10वां। अभी हम लोग अगले उससे फिजिक्स पढ़ेंगे और इसके बाद 3 सेट इसमें दिया हुआ है उसको करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में और सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।